नए वक्त में आपका अपने शो उसमें स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। अब रोजाना इसी टाइम पर पब्लिक इंटरेस्ट शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। लेकिन पहले एक नजर बड़ी खबरों पर। 2024 के चुनाव से पहले INDIA अलायंस ने एक और एजेंडा सेट कर दिया। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की। स्वर्ण विराम पिछड़े और दलितों का नया स्कोर कार्ड सामने आ गया है। सवाल है, क्या लोकसभा चुनाव में भी इसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी वाला फॉर्मूला चलेगा? सियासी दल कहते हैं इस रिपोर्ट से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, नौकरी के चांस बढ़ेंगे। लेकिन इसी बिहार में कुछ ऐसे मुन्ना भाई हैं जो नौकरी का सपना देखने वालों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। क्या एक और भर्ती होल्ड हो जाएगी? पेपर लीक की पूरी पिक्चर पब्लिक इंटरेस्ट में रिलीज करेंगे। काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं तो घर चलता है, चूल्हा चलता है। मेहनताने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के लोग आए हैं, आरोप लगाया है कि मनरेगा के तहत रोजगार तो मिला मगर 2 साल से दिहाड़ी नहीं। इन मजदूरों का दर्द दिखाना है आज आपको। कई लोग पैसे के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। किस्मत साथ दे गई तो बारे न्यारे, वरना बैठे रहते हैं। पंजाब के फाजिल्का में 2 दोस्तों की 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली। 14 साल से लॉटरी के टिकट खरीद रहे थे, अब जाकर किस्मत चमकी है। अब पब्लिक इंटरेस्ट की सिग्नेचर स्टोरी का रुख करेंगे। आज बिहार में जाति वाले सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई। मोटी बात यह है कि बिहार में करीब 85% आबादी OBC, SC और ST समुदाय की है। रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी तक सबने रिएक्शन दिए। जातीय जनगणना को देश के लिए जरूरी बताया। वैसे जिस सामाजिक न्याय का नारा लालू यादव और नीतीश कुमार लगाते रहे हैं, उसका भला इस रिपोर्ट से होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन ये सियासी दांव के लिहाज से एक बड़ा डेवलपमेंट है। इस सर्वे का मकसद क्या है? इससे क्या बदल जाएगा? क्या ये सर्वे 2024 के चुनाव की सियासी दशा और दिशा भी तय करेगा? हर बात आपको डिटेल से बतानी है, लेकिन पहले उन लोगों की बात सुन लीजिए जिनको आधार बनाकर बिहार की सरकार ने इतनी बड़ी कसरत की, यानी बिहार की पब्लिक को सुन लेते। बिहार में कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते? कितने लोगों के सिर पर छत नहीं है? कितने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बिहार में बेकार हैं? जरूरत तो ऐसे आंकड़े सामने लाने की थी, लेकिन बिहार सरकार ने जातियों की गिनती करवा दी और उसके आंकड़े भी पेश कर दिए। जातीय जनगणना को बेहद जरूरी बताया गया था। तर्क दिया गया कि इससे जातियों की सही संख्या पता चलेगी। सर्वे से पता चलेगा कि कौन सी जातियां ज्यादा पिछड़ी है, हर जाति में कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, किस जाति को रिजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है। यह भी कहा जा रहा है कि सर्वे के बाद जाति के हिसाब से विकास योजनाएं बनाना आसान हो जाएगा। बिहार में कितने OBC हैं, पिछड़ा वर्ग में कितनी जातियां हैं और उनकी संख्या क्या है, ये सब अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। और जाति के मुताबिक आपकी कितनी हिस्सेदारी होगी भी या नहीं, इसका अंदाजा लगाकर हैरान और परेशान होते रहिए। बहुतों ने हिसाब लगा लिया तो सर्वेक्षण के रिजल्ट पर राय जाहिर कर दी। जनगणना के आधार देखा जाएगा कि जनगणना का आधार पर ही उसका जो है पढ़ाई में जो है उसका जो है आरक्षण मिलेगा। ई सरकार निर्धारित करे जो भाई संख्या के हिसाब से हम लोगों का मान लीजिए, जैसे हम लोग गाय पालते अपना खर्च से पालते हैं, अब इसमें हम लोगों को सरकार कोई विशेष अनुदान दे ताकि इसको और ढंग से पढ़ाए। ये सब तो खाली जाति का जनगणना हो रहा है मगर कुछ फायदा तो मिल नहीं रहा है। खाली इसमें मैंने जाति का जनगणना कराएगा, मेरा विशेष फायदा हम लोग को मिल कहाँ पा रहा है। जातीय जनगणना से हमारे समाज को कोई मुनाफा नहीं है। इससे और समझिए कि हमारे समाज को बलगला कर रखने का एक काम किया जा रहा है। कहाँ हम लोग को कहाँ किस तरह का आरक्षण मिल रहा है,
कोई आरक्षण नहीं मिल रहा। जैसे चल रहा है वही चल रहा है। हर समय जाति जनगणना हो रहा है, जनगणना लेके जा रहा है, लेकिन जो फायदा हो जाए जिसको हो रहा है, और हम लोग तो जिसके तय हैं ये है, गरीब आदमी तो वही के व्यू में है। सरकार द्वारा जो जाति जनगणना जो कराई गई है, अभी तक कुछ बेनिफिट तो नहीं पता चल रहा है। और अभी तक अगर ऐसा होता तो हम सब जो स्थिति में रह रहे हैं, तो ये जाति जनगणना से कुछ लाभ होता तो कुछ बदलाव होती। अभी तो कुछ बदलाव भी नहीं हुई है। इस सर्वे में बिहार सरकार ने हर जाति की तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन एक बात अब भी साफ नहीं है कि सर्वे से पब्लिक की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या सर्वे से पिछड़ा वर्ग के दिन फिर जाएंगे? अगर ये संभव भी होगा तो कैसे? बात अभी भागीदारी और हिस्सेदारी की डिमांड की मांग तक ही है। यानी बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े कितना सामाजिक बदलाव लाएंगे, ये अभी भी दूर की कौड़ी है, लेकिन इसके सियासी असर दिखने लगे हैं। जेडीयू आरजेडी ने सर्वे को नाजीर बता दिया है। केंद्र सरकार से मांग की है कि हमने जातीय सर्वे करके दिखा दिया, अब बारी केंद्र सरकार की है, पूरे देश में जातीय जनगणना कराएं। क्रिकेट की तरह राजनीति में भी टाइमिंग बहुत अहम होती है। जाति सर्वे के आंकड़े कब जारी किए गए? अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। INDIA गठबंधन के साथी जेडीयू आरजेडी की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी इसकी काट ढूंढने की तैयारी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना का डेटा रिलीज होने के बाद इसकी सियासी खलबली पूरे देश में मचेगी। खास तौर पर उत्तर भारत में कई समीकरण बिगड़ेंगे और कई नए बन भी जाएंगे। इनका असर अगले आम चुनावों की रणनीति पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जातीय जनगणना को लेकर चल रही बहस सिर्फ सियासी शिगुफा होगी या फिर चुनावी मास्टर स्ट्रोक? कितनी सीटों पर इसका डायरेक्ट असर होगा, आपको यह समझना पड़ेगा और समझना जरूरी भी है। पटना में अफसर जुटे, नीली फाइल वाला फोल्डर निकला, कैमरे पर दिखाया और इसी के साथ देश की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया। बिहार में किस जाति के कितने लोग, पूरा ब्यौरा दे दिया, मगर रिपोर्ट जारी करने की टाइमिंग बहुत अहम है। सवाल है, क्या ये रिपोर्ट 2024 के चुनाव के मद्देनजर जारी की गई? जातिगत जनगणना से सियासी दलों की नीति पर क्या असर होगा? क्या कास्ट सेंसर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है? बिहार के जितना बढ़ना होगा और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। क्या काम किया शेड्यूल कास्ट, क्या काम किया शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं। बात बिहार से निकली है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। पहले बिहार का गणित समझिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव नतीजों की बात करें तो इसमें से नीतीश की जेडीयू के पास 16 सीट, जबकि बीजेपी के 17 सांसद बने। लोक जनशक्ति के पास भी 6 सांसद और 1 सीट अन्य के पास गई। बिहार का पैटर्न बताता है कि चुनावी पार्टी उस इलाके के जातीय समीकरण, विरोधियों के कैंडिडेट को ध्यान में रखकर टिकट बांटती है। मगर क्या इस पर यह सिस्टम बदलेगा? क्या अब जातिगत जनगणना के आधार पर पार्टी कैंडिडेट को टिकट देगी? आरजेडी और जेडीयू को इसका क्या फायदा होगा भी या नहीं? 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं, उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया। बिहार से निकलकर यूपी का रुख करते हैं। बीजेपी की सत्ता से पहले क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा। कभी बीएसपी तो कभी समाजवादी पार्टी के सांसद यूपी की सियासत में अहम भूमिका अदा करते रहे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और सहयोगियों के 64 सांसद बने। बहुजन समाज पार्टी को 10, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीट पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली।
अब अगर बिहार वाली टेम्पलेट यूपी में फॉलो होती है तो क्या क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ ओबीसी और अनुसूचित जातियों वाले फैक्टर को आधार बनाकर लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे? ऐसा इसलिए भी क्योंकि यूपी में ओबीसी 43% है, जिसमें से यादवों की संख्या 10% है। अनुसूचित जाति का 21% बेस है, जबकि स्वर्णों की संख्या करीब 18% है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गिनती के ही दिन बचे हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट है। सवाल ये भी है कि बिहार में जातिगत जनगणना को आधार बनाकर क्या कांग्रेस अब ओबीसी वाला दांव इन विधानसभा चुनाव में भी आजमाएगी? राहुल की बातों से तो यही इशारा मिलता है। 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्सरे होता है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 राज्यों में 185 सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां शानदार परफॉर्मेंस दी थी। 185 में से 165 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन तब से सियासत में काफी पानी बह गया। नए समीकरण और गठबंधन बन गए। इसलिए सवाल है, अब बीजेपी क्या करेगी? क्या 80-20 वाला फार्मूला चलेगी? विकास और मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, या फिर बिहार की ही तरह 85-15 वाले समीकरण को साधने की कोशिश होगी? हमारा समाज जातियों के जाल में उलझा हुआ है। राजनीति इस जाल को और पेचीदा बना देती है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए आप, तमाम जातियां हैं, हर जाति की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी भी मिल जाएगी वहां पर। जाति का मुद्दा नया नहीं है, 150 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 1872 में अंग्रेजों ने पहली बार जातीय जनगणना करवाई। आखिरी बार 1931 में ये हुई। आंकड़े जुटाए गए लेकिन कभी जारी नहीं किए गए। 1991 में आजादी के बाद पहली बार देश में जनगणना करवाई गई, लेकिन सरकार ने जाति के आधार पर गिनती नहीं करवाई। सिर्फ SC ST को जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया। इसके बाद 2010-11 में UPA 2 में सरकार ने जातियों की जानकारी ली, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए। 2015 में कर्नाटक में ऐसा ही सर्वे हुआ, लेकिन तब भी आंकड़े सामने नहीं लाए गए। सरकार ने रिपोर्ट पर पर्दा डाले रखा। आज जनगणना अगर पूरी हुई है एक राज्य में, तो हम सामाजिक न्याय उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दूसरा, राजनीतिक रूप में अगर लालू जी और नीतीश जी अगर जनगणना कराने के बाद उन समाजों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक न्याय की जो भी पॉलिसी बनी है उसका अगर लाभ नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। जातीय जनगणना की मांग कैसे उठी? सबसे पहले किन लोगों ने इसको हवा दी? कौन थे वो लोग? 80 के दशक में देश के क्षेत्रीय दलों ने इसकी शुरुआत की। जातीय जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले आरक्षण की मांग बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम ने की। कई और दलों ने भी अलग अलग पिछड़ी जातियों के लोग थे, उन्होंने भी इस बात को उठाना शुरू किया। उन्होंने अगड़ी जातियों के वर्चस्व को चुनौती देकर सियासी आधार को मजबूत किया। पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा और नौकरी के आरक्षण की मांग उठने लगी। इसलिए 1979 के केंद्र सरकार ने एक मंडल कमीशन बना दिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी बीपी मंडल। उन्हीं को आरक्षण की मांग पर रिपोर्ट तैयार करनी थी। मंडल साहब ने 1980 में रिपोर्ट बनाई और उसमें पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। 10 साल बाद वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद देश में बड़ा बवाल हुआ, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की मांग अब भी बरकरार रही। क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय दल, सब अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक इस मुद्दे पर अपना स्टैंड लेते रहे हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान में कास्ट और क्लास में एक को रिलेशनशिप है,
इसको आप निकाल नहीं सकते, तो आपको इसको मान्यता देना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है जाति गणना एक बहुत अच्छा बेसिस हो सकता है कि हम लोगों ने लोकतंत्र में जो 70 साल में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितने पीछे गए हैं, और जो बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, काशीराम जैसे बोलते थे, जो 85% ऑफ द लोग, उनको क्या मिला। नेता वोट बैंक के लिए खेल में, ये जो वोट बैंक की सारा समीकरण होता है, खेल होते हैं, वोटों का खेल होता है, उसमें जातीय समीकरणों का मेल बिठाने की कोशिश करते हैं, बिठाइए, लेकिन विकास और गुड गवर्नेंस की कसौटी पर नहीं। ये वो दो मूलभूत चीजें हैं जिनकी उम्मीद करना हर नागरिक का हक है, और उस हक को पूरा करना हर सरकार का फर्ज है और दायित्व भी है। अगर इन दोनों चीजों में कोई भी सूबा या इन दोनों चीजों की वजह से देश पिछड़ता है, तो फिर राजनीति में आगे बढ़ने का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। लिहाजा राजनीति के लिए समीकरण का फार्मूला जो भी हो, देश और सूबा तरक्की और गुड गवर्नेंस के रास्ते पर कतई पिछड़ना नहीं चाहिए। जातियों की जनगणना के साथ ही अक्सर एक नारा लगाया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जातियों की सही गणना से सरकारी योजनाओं से लेकर नौकरियों तक समाज के सभी वर्गों को बराबर के मौके मिलेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? 3 साल पहले बिहार में तेजस्वी यादव ने एक वादा किया था, पहले वो आपको सुना देते। हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। तेजस्वी यादव ने यह वादा अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनावों के दौरान नामांकन भरते वक्त किया था। सत्ता में आएंगे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन कितनों को मिली, कितने अब भी इंतजार कर रहे हैं, और सरकार जो नौकरियां निकाल रही है उसके इम्तिहान में नकल और सिस्टम की सुस्त चाल से मुन्ना भाई गैंग सरकारी नौकरियों को पलीता लगा रहा है। कैसे पलीता लगा रहा है ये भी बताना है। एक के बाद एक बिहार में भर्तियां इसलिए होल्ड हो रही हैं क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस भी है, धांधलियों का हल्ला मच जाता है जैसी नौकरी निकलती है। मेहनत पर हमको तो सब बेकार हो जाएगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, और हम लोग वहाँ पे कैसे पहुँच पाएंगे? क्या करें, मेहनत अब क्वेश्चन वायरस हो रहा है तो आयोग को पता नहीं चल रहा है, तो क्या करें हम लोग। परेशानी हो रहा है कि हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं। मेरे पास माता पिता कितना दिन तक बाहर का क्या फीस जुटाएंगे, कितना दिन तक पढ़ाएंगे। ये उन नौजवानों का दर्द है जिन्होंने एग्जाम की तैयारी में कई साल खपा दिए, कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की, और जब परीक्षा की घड़ी आई तो सिस्टम ही फेल हो गया और ख्वाब चकनाचूर। और गुनहगार चेहरा छिपाए पुलिस अफसरों के पीछे खड़े ये लोग हैं। ये बिहार के वो मुन्ना भाई हैं जिनके सिर पर बिहार के लाखों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का इल्जाम है। जानना चाहते हैं कैसे? बिहार में 21,391 सिपाही पदों के लिए 529 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। नकल करते कई अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इस वक्त हम पटना के कंकड़बाग थाने में हैं। पूरे बिहार में जो जानकारी मिल रही है, 47 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। संख्या और तेजी से जो है इस मामले में बढ़ेगी। इसमें से 34 सॉल्वर हैं। बिहार में 21,391 सिपाही पदों के लिए 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई। कई जिलों में कुल 529 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करते कई परीक्षार्थी पकड़े गए। लखीसराय में 19, जुमई में 7, अरवल में 6, खगड़िया में 4, पटना से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पटना के कंकड़बाग के रामकिशन द्वारिका कॉलेज में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 के पास बरामद आंसर की क्वेश्चन पेपर से मैच हुई है। पटना का बहुत ही वीआईपी कॉलोनी इसको माना जाता है। कंकड़बाग के रामकृष्ण द्वारका कॉलेज से पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इनमें से 5 के पास से बरामद आंसर की प्रश्न पत्र से मैच हो गई है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है?
नकल के लिए कैसे हाईटेक तरीके का इस्तेमाल किया गया, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से न सिर्फ ड्राइव, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ब्लूटूथ मिले, बल्कि अभ्यर्थियों के नाम की लिस्ट के साथ कैश भी बरामद किया गया। टोटल कुल 20 लोग हैं। 7 लोगों को माननीय न्यायालय में फिलहाल अग्रसारित किया गया है और पुलिस इस मामले में पूरक अनुसंधान करते हुए मामले की तह तक जा रही है। मामले का खुलासा होने के बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई एक्टिव हो गई है। जांच की तह तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीमें रवाना हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि देश की सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक का सिलसिला थमता क्यों नहीं है? कैसे चंद मुन्ना भाई पूरे सरकारी सिस्टम को तार-तार करने में कामयाब हो जाते हैं? देश में शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहां कभी कोई पेपर लीक ना हुआ हो। सिर्फ 4 राज्यों के ही आंकड़े देख लेना तो तस्वीर डराने वाली है। राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में 5 साल में यानी 2017 से 2022 के बीच में सरकारी भर्ती की परीक्षा के 18 पर्चे लीक हुए। इनमें करीब 1.25 करोड़ युवाओं का भविष्य दांव पर लग चुका है। यूपी में 7 साल में के दौरान 6 बड़े एग्जाम के पेपर्स जो है वो लीक हुए। इनमें 2017 में दरोगा भर्ती, 2018 में यूपीपीसीएल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी यूपीएसएसएससी और ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर लीक हो गया। 2021 में पीईटी और यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। वहीं राजस्थान में पिछले 4 साल में 14 बार पेपर लीक हुआ। 4 साल में 14 बार, अंदाजा लगाइए। इसमें कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, टीचर और लाइब्रेरियन भर्ती से लेकर जूनियर इंजीनियर तक की परीक्षाएं शामिल हैं। बिहार की बात करें तो 4 साल के दौरान 4 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2 साल के दौरान नर्स भर्ती परीक्षा 2023 और टीईटी जो टेट एग्जाम कहते हैं हम, उसके पेपर लीक हो चुके हैं। हरियाणा में 2021 से अब तक 3 बड़े एग्जाम के पर्चे लीक हो चुके हैं। पर्चे लीक होते हैं, केस दर्ज होते हैं, एसआईटी बनती है, जांच चलती है, परीक्षा में शरीक होने वाले ओवरेज हो जाते हैं और मसला अदालतों में लंबित पड़ा रहता है। सरकारें कहती हैं पर्चा लीक हो गया तो हमने कार्रवाई कर दी, हमने नौकरियां निकाली थी, अब क्या करें, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। सिर्फ एक मशवरा देना है आज। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान परेशान हैं। सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लीजिए कि मुन्ना भाई परीक्षा में तो क्या, कोई अपने सपने में भी बनने की ना सोचे। खबर मेहनत और मजदूरी से जुड़ी हुई। सोचिए, किसी ने काम भी किया और उसे पैसा भी नहीं मिला। ठेकेदारों की दबंगई से जुड़े ऐसे कई किस्से आपने भी सुने होंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ सरकारी योजनाओं में सरकारी नौकरी के दौरान जो सरकारी काम मिलता है उसमें हो जाए तो फिर हैरानी तो होती है। मसला केंद्र सरकार की मनरेगा से जुड़ा हुआ है। मनरेगा स्कीम सबको पता है, जिसमें हजारों लोगों ने मजदूरी तो की, लेकिन 2 साल अपनी दिहाड़ी उनको करने के बावजूद उसकी पगार नहीं मिली। हजारों किलोमीटर सफर तय कर बंगाल से दिल्ली पहुंचे मनरेगा मजदूरों ने यही आरोप लगाया है। सरकार से हक मांगने के लिए पापी पेट की सवाल की दुहाई भी दे रहे हैं। बंगाल पर दिल्ली क्यों उबल रही है? पीएम मोदी से बंगाल क्या मांग रहा है? हम लोग को तो काम चाहिए, पैसा चाहिए, 2 साल से नहीं देते। 1 वर्ष के लगभग हो गया मनरेगा का जो काम हुआ उसका पेमेंट हमें नहीं मिली। हम लोग को 2 साल का पैसा नहीं मिला मैम, और उसके बाद पैसा तो नहीं मिला, 100 दिन का काम भी अभी बंद हो गया। इस बुजुर्ग महिला का नाम है अबृति दास। 1500 किलोमीटर दूर से ज्यादा का सफर तय कर ये अम्मा पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंची है। आंखों में आंसू हैं और हाथों में मनरेगा का जॉब कार्ड। अम्मा को क्यों दिल्ली आना पड़ा? हम लोग को पैसा चाहिए, हक का पैसा चाहिए। हम लोग को हक का पैसा चाहिए। मुझे ट्रेन बंद कर दिया है, बस में करके आया है। हम लोग देखिए कितना परेशान करके, कितना देखिए कितना परेशान करके आया है। हम लोग बहुत दुखी है, हम लोग बहुत गरीब है। हम लोग को पैसा चाहिए, काम चाहिए।
मुझे साहब बोल रहे हैं क्या? गरीब को देख रही है क्या? देख रही है दुर्गा पूजा है, बच्चे लोग को खाना देना है, थोड़ा कपड़ा देना है, बच्चे लोग को कैसे दूंगी? अबृति दास ही क्यों अजीत महतो से मिली। 2021 से इन्हें भी मनरेगा की फूटी कौड़ी नहीं मिली, जबकि पक्के वाला जॉब कार्ड इनके पास है। जो सरकार दिल्ली में बैठकर हमारे गरीब जनता को देख नहीं पाती है, आज ये सबसे बड़ी प्रमाण है कि जब गरीब 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 करते करते मोदी जी इतना सारा काम करते हैं, पर ये दिखाई देता है कि गरीब का 100 दिन का पैसा जिसके आधार पे हमारे बच्चे पलते हैं, हमारे पेट का अनाज जुड़ती है, हमारे कपड़े जुड़ती है, उसके तरफ जब ध्यान नहीं है तो ये देश के हित में क्या काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। दिल्ली के अंबेडकर हाउस के बाहर हजारों की संख्या में ऐसे फरियादी जुटे हैं जो बंगाल से दिल्ली इसलिए आए हैं ताकि मेहनत की कमाई मिल सके। वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत तो की, लेकिन अभी उनकी मेहनत का जो फल है उन्हें नहीं मिला है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हाथों में उनके पर्ची है, उनके हाथों में कार्ड है, वो चाहते हैं कि जो उन्होंने काम किया है उसका उन्हें पैसा मिले। सारे पर्सन वहाँ जाते हैं, उनको फिंगरिंग से हाजिरी होता है, तभी जाके वो हाजिरी को मान्यता मिलता है। पहले का तरह नहीं कि भाग जाएगा और उसका हाजिरी चढ़ा दिया जाएगा। पर हमको समझ में नहीं आया कि आज 2 साल से ये इनका पैसा देने के लिए रोक के रखा है। हर चेहरे पर मायूसी, फिक्र मेहनत की कमाई की है। कोई वर्धमान से चला आ रहा है तो कोई अनूपनगर से, कोई मिदनापुर से तो कोई कलकत्ते से। सबकी कहानी और दर्द एक सा है। और किस्सा ये लेटर देखिए। हजारों नहीं लाखों की तादाद में ये चिट्ठियां भी इन लोगों की तरह बंगाल से दिल्ली आई हैं। ममता सरकार ने केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए ये खत लिखे हैं, जिनमें आवास और मनरेगा का जिक्र भी है। अब इस आरटीआई पर गौर कीजिए, जिसमें वित्तीय गड़बड़ियों और मनरेगा में रोजगार देने पर अनियमितताएं बरतने की बातें बड़ी तफसील से लिखी गई हैं। सच्चाई तो ये है कि अभी ऐसे कई दस्तावेज हैं जिन्हें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को मुहैया नहीं कराया है, और इसका खुलासा आरटीआई में भी हुआ है। सवाल अब ये उठते हैं कि जिन दस्तावेजों को मुहैया नहीं कराया गया उनके आधार पर पेमेंट कैसे हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर उन्हें जानबूझकर मुहैया नहीं कराया है तो क्या इसे राजनीतिक तूल देने के लिए ऐसा किया गया था? आरटीआई विश्वनाथ गोस्वामी ने फाइल की थी, उसका जवाब क्या आया उसके हाइलाइट्स भी आपको बताते हैं। आरटीआई रिपोर्ट कहती है, पॉइंट नंबर 1, सोशल ऑडिट टीम की तरफ से घोर वित्तीय अनियमितताओं पर झूठी और गलत रिपोर्ट दी गई। पॉइंट नंबर 2, सोशल ऑडिट वीआरपी के जरिए हुआ, जिसमें ज्यादातर रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता थे जो ग्राम पंचायत की वेक्टर कंट्रोल यूनिट में 180 और 200 रुपए में डेली बेस पर काम करते थे। पॉइंट नंबर 3, कोई भी रिपोर्ट डीएम की मंजूरी के बिना अपलोड नहीं की जा सकती, इसलिए रिपोर्ट में किसी भी अनियमितता का उल्लेख नहीं किया। अपनी आरटीआई में याचिकाकर्ता विश्वनाथ गोस्वामी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कई सारे सवाल पूछे हैं, जिनमें कई के जवाब इस आधार पर नहीं दिए गए हैं कि राज्य सरकार ये जरूरी नहीं समझती कि इनके जवाब दिए भी जाएं या फिर इन आंकड़ों को जनता के दरबार में मुहैया कराया जाए। दरअसल बहुत सारे सरकारी खर्च हैं और हर एक सरकारी खर्च का हिसाब देना अनिवार्य होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंश, जिसमें किसी का 40% होगा या किसी का 60%, ये स्कीम दर स्कीम बदलता रहता है। लेकिन जमीन पर अगर किसी को इसे पूरी तरह मुहैया नहीं कराया गया है तो इसकी जवाबदेही दोनों की होती है, लेकिन ज्यादा राज्य सरकार की। उधर मामले पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन जंग सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी है। तो जनता को एक बार अगर ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों को हम लोगों ने बिठाया था वही हमारे पैसे रोक के रखे हैं और उनको हटाना अब जरूरी है, तो चाहे वो कितना भी बल प्रयोग करे, कितना भी ताकत लगाए, कितने भी तरीकों से आजमाए, कुछ नहीं होने वाला है। गांधी जयंती के बाद हमारी भाजपा का जो एमएलए आया था गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए, ये सब लोग हम उन लोग का पर्दाफाश किया। 5,7,8,000 करोड़ रुपीज साइफन्ड बाय द फेक जॉब कार्ड होल्डर्स थ्रू द हेल्प ऑफ द टीएमसी। मामला सियासी तौर पर पेचीदा है, लेकिन सवाल तो ऐसे अनगिनत लोगों का है जो मेहनत की कमाई लेने दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। अब कोई सियासतदानों से पूछे कि इस अम्मा या फिर ऐसे हजारों लोगों का क्या कसूर, ये तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं।
अभिषेक बनर्जी ने मनरेगा का मुद्दा उठाया तो जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से भी आया। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने? अरे गरीब के हक का तो छोड़ दो, शारदा नारदा रोज वैली में नहीं छोड़ा, टीचर घोटाले में नहीं छोड़ा, कोल घोटाले में नहीं छोड़ा, मनरेगा में तो छोड़ देते। अब यहीं भी नहीं रुके, लेकिन गरीबों का केवल मनरेगा का पैसा ही नहीं खाया, गरीबों का आवास भी, जिसके पास 2 मंजिल का घर 3 मंजिल का घर, उसके नाम पर घर लौट कर दिए। सियासत गर्म है। अच्छा, दुनिया की करीब 8 अरब आबादी में 121 करोड़ युवा हैं। खास बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा 21% भारत में है। इस लिहाज से भारत में करीब 48 करोड़ यूथ पॉपुलेशन हुई। उनकी ख्वाहिश यही होती है कि एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी मिलेगी तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, लेकिन 24 घंटे पहले देश की राजधानी में जुटे हजारों सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन को लेकर सरकार को टेंशन दे दी है। तीस साल तक अपना पूरा जवानी देश की सेवा करते हुए बिताएंगे। जब हम रिटायर होंगे तो हमारा जो पैसा हमारा कटा है वही पैसा हमें 60% मिलेगा, जबकि 40% उसको पेंशन दे। जवानी में बुढ़ापे की फिक्र का जिक्र करने वाले ये जनाब बनारस से पहुंचे हैं। बताया कि रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट हैं। वैसे बनारस ही नहीं, दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से केंद्रीय कर्मचारियों के जत्थे पहुंचे। मांग एक ही है कि हर हाल में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो। हम लोगों को ओल्ड पेंशन चाहिए। कौन देगा उस समय? ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, कुछ करने लायक रहेंगे। ये दोहरी नीति हमारे किसी संविधान में नहीं है। आप भी पुरानी पेंशन छोड़ दीजिए। आप विधायक हो गए तब भी पेंशन लेते, सांसद हो गए तब भी पेंशन लेते, मंत्री जी हो गए तब भी पेंशन लेते हो। रामलीला मैदान में यही नारे लग रहे थे। दिल्ली पुलिस ने मैदान में टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी। चटकती धूप के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की भारी संख्या रैली में हिस्सा लेने पहुंची। हमें खराब वाली ओपीएस ही चाहिए, हमें खराब वाली ओपीएस दे दीजिए। ये कहते हैं कि ये कर्मचारियों के हित में है, लेकिन जब कर्मचारी कहते हैं कि ये हमारे हित में नहीं तो सुनते क्यों नहीं है? नई पेंशन में कोई हमारी सुरक्षित जीवन नहीं है। हमारे बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है सरकार को। कोई रेलवे से था, कोई ट्रांसपोर्ट से, तो कोई टीचर। हाथों में तख्ती और डफली थामे अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रही इस भीड़ में देश भर से केंद्रीय कर्मचारी जुटे थे। पुरानी पेंशन में उन्होंने कमियां क्या देख लिया था ये तो बता देते। नई पेंशन इतनी अच्छी है तो खुद ले लें। जो ओपीएस चालू करेगा वही देश पे राज करेगा। इस वर्तमान सरकार को बताएंगे कि कर्मचारी क्या होता है। एक देश एक संविधान, हम भी मांग करते हैं एक 1 नेशन 1 पेंशन। ये तस्वीरें 24 घंटे पहले की थी, लेकिन अब भी कुछ वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि रामलीला मैदान से आई इन तस्वीरों में नेताओं को सियासी गुंजाइश भी नजर आने लगी है। कांग्रेस ने रैली का एक वीडियो शेयर किया। लिखा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। पुराना पेंशन कर्मचारियों का आस है, अधिकार है, उनके जीवन की लाठी है। भारतीय जनता पार्टी ने उस लाठी को छीन लिया, उनके जीवन के सहारे को छीन लिया। देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में सरकार को घेरने का विपक्ष कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। किसान नेता राकेश टिकैत और आम आदमी पार्टी के नेता सरकारी कर्मचारियों को समर्थन देने सीधे रामलीला मैदान तक पहुंच गए। पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन तो किया ही, सरकार पर सरकारी कर्मचारियों के हक छीनने का इल्जाम भी लगाने में देर नहीं की। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। कर्मचारियों के मन में शंका तो है, आखिर चुनाव सामने है। ये सवाल पब्लिक इंटरेस्ट में वाजिब भी लगता है कि 4 महीने विधायक रहने वाले को जब पूरी पेंशन मिलती है तो 30 या 40 साल सरकारी नौकरी करने वाले को क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए। खबर 2 दोस्तों की और उनकी बदली किस्मत की। कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तो बस यही समझो हुआ कि नेक नियत के साथ कुछ भी किया हो तो इंसान को उसका फायदा और मुनाफा कहीं ना कहीं हो ही जाता है। पंजाब के फाजिलका में क्या हुआ?
दो जिगरी दोस्त थे। एक कपड़े की दुकान चलाता है, दूसरा बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है। 14 साल से ये दोनों लॉटरी पर दांव लगा रहे थे, टिकट डाल लेते थे, कभी 500 आ गया, कभी 5000 आ गया। लेकिन इस बार दोनों का जैकपॉट लग गया। पूरे 14 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी उनकी। लॉटरी लगी तो दोनों ने पूरे मोहल्ले में ढोल नगाड़े भिजवाए, मिठाइयाँ बांटी। हैरानी की बात क्या है कि इन दोनों को लॉटरी के पैसे से उतना मोह या उतना प्यार नहीं है जितना अपनी दोस्ती से। कदे 2000 निकल जाता सी, कदे 100 200 निकल जाता सी, इस तरह। और तो ਲਈ टिकट सानू शाम ਨੂੰ फोन आ गया जी ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 करोड़ रुपया निकल गया। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ? 2 ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ 2 ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਲਾਓਗੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ। बधाई हो हमारी तरफ से भी दोनों दोस्तों को। चलिए अब आते हैं आपके कमेंट्स पर। शुक्रवार को हमने ऑनलाइन और मोबाइल फ्रॉड पर खबरें दिखाई थी और मणिपुर के हालात भी आपको बताए थे। आपके कमेंट्स आए हैं, फटाफट देख लेते हैं। चलिए अक्षय जी क्या कहते हैं, मणिपुर में फिर से कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे क्या हमारे देश के लोगों को या हमारे देश के नेताओं को अब कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है अक्षय जी, क्यों नहीं पड़ता है? ज़रूर पड़ता है। आगे फैजल कुरैशी क्या लिखते हैं, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम किसी कंपनी का नाम होगा, आपके थ्रू हो रहे थे, उस कंपनी का नाम होगा बीच में, पब्लिक का डेटा लीक कर रहे हो वहाँ से। मैंने जैसे ही अपनी कंप्लेंट की 1 घंटे में स्कैमर ने मुझे टारगेट किया। फैजल जी आप हमें डिटेल्स भेजिए कैसे टारगेट किया, हम वो दिखाएंगे क्योंकि हम इस पर साइबर क्राइम पे बहुत सारी सीरीज चलाने वाले हैं जो फ्रॉड हो रहे हैं। प्रितपाल सिंह जी क्या लिखते हैं, आपके न्यूज़ पढ़ने का स्टाइल वाकई ही लाजवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रितपाल जी। आज का पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर देना है आपने इसने। और पाकिस्तान में आतंकवादियों को डराने वाला कौन आ गया? विवेक श्रीवास्तव आने वाले हैं मेरे बाद, वो आपको ये सब दिखाएंगे। उनका स्पेशल शो आज इसी पर है। मुझे दीजिए इजाज़त और कल रात 9 बजे फिर होगी पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।